गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय शासन अधिनियम का दूसरा भाग प्रांतीय शासन और द्वैत शासन प्रणाली के ऊपर फोकस करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने मॉन्टेस्क्यू की घोषणा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में 1919 के जो प्रमुख लक्षण या विशेषताएं थी उन पे चर्चा करी और भारत सरकार 1919 का अधिनियम के बारे में हमने अब तक पढ़ा। आज हम बेटा प्रांतीय शासन के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम द्वैत शासन प्रणाली के क्या स्वरूप रहता है उसके ऊपर आज का व्याख्यान शुरू करेंगे। ज्वाइंट रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। इस सिफारिश के आधार पर 1919 के अधिनियम द्वारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के रूप में किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में, इस प्रकार मॉन्टफोर्ड सुधारों के केंद्रीय प्रस्ताव ने प्रांतीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातों प्रारंभ की: उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता के प्रति शक्ति का हस्तांतरण। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रशासन के विषयों और आय की मदों को दो केंद्रीय और प्रांतीय वर्गों में बांटा गया। अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय ये थे: रक्षा, इसमें सेना के तीनों अंग सम्मिलित थे; विदेश संबंध, देशी राज्यों से संबंध; रेलवे, सैन्य महत्व के संचार साधन, डाक और तार; मुद्रा और टंकण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व की मदें, दीवानी और फौजदारी कानून पद्धति, चर्च आदि से संबंधित धार्मिक व्यवस्था, अखिल भारतीय नौकरियां, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान की केंद्रीय संस्थाएं और वे सब विषय जो स्पष्ट रूप से प्रांतीय विषय घोषित न किए गए हों। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रांतीय विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, उद्योग धंधों का विकास, आबकारी, पशु चिकित्सा, अकाल सहायता, मालगुजारी, प्रशासन, सिंचाई, वन, न्याय, पुलिस, जेल, श्रम और ऐसे कार्य जिन्हें अभिकर्ता के रूप में करना हो। अवशिष्ट शक्तियां सब परिषद गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई थी। प्रांतीय विषयों के प्रशासन के संबंध में द्वैत शासन व्यवस्था अपनाई गई। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय जनता के अशिक्षित होने और निर्वाचकों के अनुभवहीन होने के कारण निर्वाचित व्यवस्थापिका सभा सभी विषयों के संबंध में अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकेगी। इसलिए द्वैत शासन के रूप में प्रांतीय जनता को कुछ ही विषयों के संबंध में उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों का विभाजन दो श्रेणियों, रक्षित और हस्तांतरित में कर दिया गया। न्याय, पुलिस, जेल, भूमि तथा राजस्व कर, कृषि संबंधी ऋण, अकाल पीड़ित सहायता, व्यावसायिक कारखाने, श्रमिक विवाद, जंगल, सिंचाई, नहर तथा जल विद्युत शक्ति रक्षित विषय थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, शिक्षा, कृषि,
सहकारी समिति, आबकारी, औद्योगिक विकास और चिकित्सा आदि हस्तांतरित विषय थे। रक्षित विषयों का प्रशासन पहले की तरह ही सम्राट द्वारा नियुक्त शासकीय सलाहकारी राज्यों सदस्यों के अधीन और हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गए। ये सारी चीज़ें प्रांतीय शासन के अंतर्गत रखी गई, जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बच्चों हम द्वैध शासन प्रणाली डायआर्की क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतीय जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी और कुछ समय बाद ही जनता की इस मांग ने इतना जोर पकड़ लिया था कि ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक समय तक इस मांग की अवहेलना करना संभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई कि भारतीयों को शनय शनय धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात कही गई और ज्वाइंट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रांत ही वह क्षेत्र हैं जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। वस्तुतः 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच समन्वय था। इसके प्रमुख उद्देश्य और जो व्याख्या की गई है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैध शासन का आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायआर्की दो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना था। बच्चों, ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, डाई और आर्की, जिसका तात्पर्य दोहरे और शासन से था। इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ था दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन को दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों का रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया गया। जैसा कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था, लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति, मैं फिर से बताना चाहूँगी बच्चों, हस्तांतरित विषय के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान की गई थी, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार के
शनै शनै उत्तरदायी सरकार देने के निश्चय को द्वैत शासन प्रणाली द्वारा साकार रूप प्रदान किया गया। तो बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने द्वैत शासन को, दोहरा शासन जिसे हम कहते हैं, साकार रूप देने का कार्य धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया था। द्वैत शासन का क्रियान्वयन कैसे हुआ, अब हम इस पे फोकस करेंगे। 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया और इस प्रकार 16 वर्षों तक यह प्रयोग किया गया। लेकिन द्वैत शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो गईं और अन्य प्रांतों में भी गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। वास्तव में 16 वर्षों के इस प्रयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि द्वैत शासन की योजना में कुछ अंतर्निहित दोष हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके बाद कल हम इस पे और चर्चा करेंगे।